अच्छा तो स्क्रीन चल सकती है इसमें, स्क्रीन चल सकती है, स्क्रीन ग्यारहवीं में कितने बच्चे हैं? तुम लोग फ्रेंड में मैथ वाले नहीं है क्या? मैथ के बच्चे नहीं है क्या? हैं तो मैथ मान सके तुम आगे पढ़ता है। हम मना क्या कर दिया, ज़्यादा वाला हो तभी तो पढ़ाओ जाए। वो कम स्टूडेंटों को थोड़ी ना पढ़ाई होती है। अब स्टूडेंट ला के अपने फॉर्म सबमिट करेंगे, फॉर्म सबमिट करने के बाद तभी तो स्टडी स्टार्ट होगी उन लोगों की। चलो बहुत टाइम हो गया आज, पच्चीस बोल तो नहीं जाते हो। एक दिन पढ़ाई होती है 2 दिन छुट्टी, फिर एक दिन पढ़ाई होती है फिर 2 दिन छुट्टी। अब लग रहा है कंटिन्यू 3 दिन तक क्लास होगी, है ना? 3 दिन क्लास होगी, फिर क्लास होगी, ये सारी चीज़ें। क्लास वैसे कंटिन्यू होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि कहीं भी जहाँ भी आप देखोगे पढ़ाई वहाँ पर कंटिन्यू क्लासेस चलती है। अगर क्लासेस का गैप होता है तो उसमें क्या होता है ना, अपन यही भूल जाते हैं कि अपन टॉपिक में पढ़ क्या रहे थे। जब ये भूल जाते हैं तो फिर वो हमारा डिस्कनेक्ट टाइप का हो जाता है, यानी कि पढ़ाई थोड़ी दिन के लिए हल्की सी ब्रेक हो जाती है। इसीलिए भले 1-1 घंटे की क्लास होती है लेकिन तीनों होती तो ज़्यादा बेटर है। चलो हम लोग फिजिक्स की बात कर रहे हैं सर। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने फिजिक्स में क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चंस में हमने आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला था और हमने टेंशन फाइंड आउट करने के लिए बोला था, ठीक है? आज हम पीडीएफ बनाए थे, पीडीएफ इसमें ओपन ही नहीं हो रही है। अच्छी पीडीएफ थी, क्वेश्चंस बहुत थे, सारी प्रैक्टिस हो जाती क्वेश्चंस की, लेकिन अब स्टार्ट नहीं हो रही तो क्या ही कर सकते। चलो देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आप लोग फटाफट मुझे क्वेश्चन करके बताओ। क्वेश्चन दिया हुआ था, एक यहाँ पर था 2 किलोग्राम का, एक यहाँ पर था 3 किलोग्राम का और एक यहाँ है 5 किलोग्राम का, ठीक है? ये 3 मासेस हैं और इस पर ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 200 न्यूटन का, ठीक है? देखिए कितने अच्छे कर पाएंगे क्वेश्चन। तुमसे पूछा है फाइंड करना है तुमको एक्सेलरेशन और टेंशन, कि एक्सेलरेशन कितना होगा और टेंशन कितना होगा। टेंशन का मतलब है हर स्ट्रिंग में टेंशन, यानी जैसे इसमें T1 है और इसमें T2 है तो T1 भी फाइंड आउट करना है और T2 भी फाइंड आउट करना है, ठीक है? बहुत सरल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले जल्दी बताओ, सबसे पहले बताओ एक्सेलरेशन कितना आया क्वेश्चन का। मैं पीडीएफ है सेंड कर दूंगा ग्रुप में आपके लिए, ठीक है? फिर क्लास के बाद जल्दी बताओ टेंशन एक्सेलरेशन कितना आएगा। अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो कोई बताओ एक्सेलरेशन कितना आएगा। एक्सेलरेशन कितना आएगा? 20। अरे नहीं 20 नहीं आएगा। एक्सेलरेशन कितना आएगा? कितना आएगा अंजलि? कितना आएगा? पीछे बताओ एक्सेलरेशन कितना आएगा, त्वरण कितना आएगा। तो देखो त्वरण के लिए सबसे पहले ये देखो कितने मासेस हैं इस पर। मासेस कितने हैं? 5 और 3 8 और 2 10। मुझे बताओ अगर 10 मासेस हैं, कुल जो मास है तुम्हारे पास में वो 10 है और ऊपर वेट कितना लग रहा है, वो फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन। मुझे बताओ 10 किलोग्राम तो इसका मास है, तो नीचे की ओर क्या लगता है? mg। नीचे की ओर क्या लगता है? अब सोचो ऊपर फोर्स कितना है? 200। कितना है? 200। नीचे लग रहा है mg। नीचे क्या लग रहा है? m की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 10। सबको जोड़ा 10 और g की वैल्यू भी 10 बराबर m कितना है? 10 इंटू a। इसमें से जब ये जाएगा तो ये बचेगा कितना? 100 बराबर 10 a। तो एक्सेलरेशन कितना आया? एक्सेलरेशन आया एक्सेलरेशन आया 10 मीटर पर सेकेंड। सही है? खुद देखो, या तुम ऐसे भी कर सकते थे। नीचे टोटल कितना लग रहा है? तो 5 और 3 8 और 2 10।
10 के नीचे गुणा m हो गया 10, 10 गुणा 10 कितना हो गया नीचे 100, नीचे 100 ऊपर 200, कितना बचा 100 बचा। तो 100 इंटू m a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर पर। अब देखो सबसे पहले T1 कितना होगा मुझे बताओ। ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है ऊपर, कहाँ जा रहा है अगर ऊपर जाता है तो क्या होता है mg प्लस a, क्या होता है mg प्लस, अरे ये तो होता है। नीचे आता है तो क्या होता है mg माइनस a, अपन बताया था तुमको। अब मास देखो ये वाली कितने को खींच रही है 5 और 3 8, g ऐसे ही। एक्सेलरेशन अगर g का वैल्यू तुम 10 लो, वैसे तो 9.8 होता है, अगर तुम चाहो तो कितना ले लो 10 ये हो गया। और एक्सेलरेशन भी इसका कितना है ऊपर की ओर 10 और 10 20 की 8 से गुणा करोगे कितना आएगा 160 न्यूटन, 160। अब जल्दी बताओ T2 कैसे निकलेगा। T2 सबसे पहले देखो T2 किसे खींच रहा है m g प्लस a, m है 5, T2 5 को तो खींच रहा है, g की वैल्यू 10 और एक्सेलरेशन भी 10 और 10 20 पंजे 100 न्यूटन, 100 बस ऐसे आंसर हो गया। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन करके पूछा जा सकता है, ऐसे हमारा आंसर हो जाएगा फटाफट। ठीक है, फोटो खींच लो फटाफट, लिखो मत, लिखने का टाइम नहीं है। लिखने का टाइम देखो क्यों नहीं है, देखो मैं तुम्हें क्लियर कट एक बात बताऊं। पहले एक बात जरा तुम ध्यान से सोचो, एक बात सोचो, यहाँ पर जो टोटल लेक्चर मिलेंगे अप्रोक्सीमेटली 130 मिलेंगे फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तुम्हें पता है 130वें लेक्चर में कोर्स खत्म हो जाएगा फिजिक्स का। यार दिमाग से तो सोचा करो, तुम लोग 11वां 12वां पढ़ के आए हो, पूरे 10 महीने तुमने 11वीं की कोचिंग पढ़ी है, और 11वीं में कोचिंग में क्या पढ़ा है तुमने, खाली बैठ थ्योरी लिखी है, 1 घंटा पर डे पढ़ाया जाता था, तो तुम्हारे सिर्फ 11वीं का कोर्स हो पाया। और यहाँ पर इतने करोगे 11वां भी करो 12वां भी करो, ऊपर से कौन सा नीट का करो, सही है, तो उतारोगे तो उतारते ही रह जाओगे, ये चीज हो जाती। तो फोटो खींच लिया करो चुपचाप। देखो इसके हो गए हम लोग करते हैं, इसके अगले क्वेश्चन है, ये एक पुली है, एक तरफ मास रखा हुआ है 2 किलोग्राम, और एक तरफ मास है 3 किलोग्राम, और एक तरफ मास है तुम्हारा 5 किलोग्राम। ठीक है, ये मास है। सबसे पहले तो इसमें टेंशन बताओ, क्या क्या फाइंड करना है तुमको। फाइंड करना है इसमें एक्सेलरेशन t, और क्या फाइंड आउट करना है T1, फाइंड t और T1। जल्दी से बताओ, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे, त्वरण कैसे निकालते थे, और त्वरण तुम तभी निकाल पाओगे जब तुमने घर जाके पढ़ा होगा। अगर घर जाके नहीं पढ़ा है, या तुम फिजिक्स का एक सिंगल डेज भी लेक्चर को बंक मारोगे, तो अगले दिन तुम्हारे फिजिक्स समझ में नहीं आएगी, पता नहीं चल क्या रहा है। ठीक है, ये है। और दूसरा, हम लोग बायोलॉजी वाले, हम लोगों की फिजिक्स तो वैसे ही खतरनाक होती है बहुत, वैसे ही समझ में थोड़ा ये। ठीक है, अब बताओ, सबसे पहले अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, पीछे बेंच लड़कों की कौन सी है, हाँ ये वाली, बताओ मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, कैसे एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करूंगा, बताओ पीछे, मुझे सिंपल बताओ सर, मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। देखो एक बात समझो, ये तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम नहीं है, बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है, पूरा लिखित में लिखा जाता है अच्छे से, यहाँ पर लिख नहीं सकते हम लोग। तुमको मैंने क्या बताया है, बताओ पीछे बेंच, इससे पहले लेक्चर में आए थे, उससे पहले में आए थे, तो क्यों नहीं बता पा रहे हो फिर। सर आपकी गलती है, हमारी गलती है ना, हमें घर आके पढ़ाना चाहिए था आपको, गलती कर। तुम बताओ उससे अगले बेंच, जल्दी बताओ, सबसे पीछे बेंच, हाँ तुम लोग बताओ, नहीं पता, अच्छा तुम तो अच्छा, आज मेरी पहली बार शक्ल देख रहे हो है ना। ठीक है, देखो क्या होता है, मैंने कहा था ज्यादा में से कम घटाओ, इधर वाला ज्यादा है तो 5 और 3 8 में से कम घटाया, गुणा g बटे टोटल मास, जोड़ दो 5 और 3 8 और 2, अरे बोलो कितना आया, क्या 6g बटे 10, क्या 2 से काटूं, क्या 3g बटे, यही तो एक्सेलरेशन आएगा। अब जल्दी से मुझे बताओ सर, टेंशन कैसे निकालूंगा, तो टेंशन में क्या होता है, 2 गुणा एक तरफ का मास गुणा दूसरे तरफ का मास, अरे एक तरफ का मास कितना है 8, दूसरी तरफ का मास कितना है 2, बटे टोटल मास जोड़ दो, टोटल मास कितना आएगा 10, 2 से काटो 2 पंजे
और कुछ कट रहा है क्या? नहीं। तो क्या आएगा? 16G/5 न्यूटन। टेंशन की यूनिट क्या होती है? ये आंसर आ जाएगा। अब जल्दी से मुझे बताओ सर T1 कैसे निकाल सकता हूं मैं? जल्दी बताओ T1 कैसे निकालता हूं। तो सबसे पहले ये बताओ कि ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है कि नीचे? ऊपर जा रहा है। ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है? फिर से सोचो, ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है? फिर से बोलो, ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है? कहाँ ऊपर जा रहा है भाई? ये कहाँ जा रहा है? 5 और 3। अरे इधर भारी है तो ये कहाँ जाएगा? नीचे। अगर ये नीचे जाता है, तुम बोले सर नीचे जाता है तो टेंशन का फार्मूला होता है mg-a। बताओ ये वाला तनाव जो टेंशन है, ये वाली रस्सी है, वो सिर्फ किसे पकड़ी पड़ी है बेचारे को? 5 को। g माइनस एक्सेलरेशन का फार्मूला देखो कितना आया? 3g/5। 3g/5 और इसमें से ये घटाओगे तो आएगा 5 गुणा 2g/5। 5 से 5 कट गया तो टेंशन सिर्फ कितनी आएगी? 2g न्यूटन। 2g न्यूटन, सिर्फ इतनी टेंशन आएगी बस। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन सही है, सरल है, कुछ है नहीं इसमें। अगले बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। खाना वाना खा के आते हो सब? नहीं खा के आते हो? सर बढ़ते रहते हैं, हम तरफ रहते हैं आज हैं। अगले बढ़े, सही है। अगले क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है, तुम बताओगे मुझे जल्दी जल्दी। 2 किलोग्राम यहाँ पर है एक 5 किलोग्राम। तुमसे क्या पूछा है? एक्सेलरेशन और टेंशन। एक्सेलरेशन किसका? ब्लॉक का। और टेंशन किसका? जो ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है, मिला हुआ है। जल्दी चाहिए। पूछा है क्या होगा? क्या होगा? सोचो। सबसे पहले एक्सेलरेशन क्या होगा? तुम बताओ चारों। परसों इससे पहले लेक्चर में आई थी? इससे पहले लेक्चर में आई थी तो मैंने एक्सेलरेशन के बारे में बहुत बताया था। पूरा लेक्चर मैंने इसी पर खत्म कर दिया था। ठीक है, तुम तीनों महानुभाव बताओ। तुम तीनों बताओ। हाँ, एक्सेलरेशन क्या होगा? बोलो, एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? सर जी एक एक्सेलरेशन का मैंने फार्मूला बताया था, जरा ध्यान करना। मैंने कहा ज्यादा जो नीचे जा रहा है, m1g sin θ1 माइनस m2g, या फिर g मैं बाहर कर देता था कतई, या फिर मैं g कहाँ कर देता था? बाहर। ये g खत्म कर दो, बाहर कर दिया g बटे टोटल मास m1 प्लस। तो वही तो लगना है इसमें, कोई और कुछ आपस थोड़ी ना। देखो सबसे पहले, अरे नीचे तो सर जी ये जाएगा, नीचे ये जाएगा। ये धरती से कितना कोण बना रहा है? 90 डिग्री। कितना? तो सर जी 5 sin 90, 5 sin माइनस ये धरती से कितना कोण बना रहा है? 0। अरे धरती के पैरेलल चल रहा है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 2 sin 0 और साथ में g बटे टोटल मास जोड़ दो 5 प्लस। तुम्हें पता है sin 0 0 की गुणा 0, sin 90 1 तो 5, और इधर क्या बचा? g बटे 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो 2 लाइन का क्वेश्चन था। इसका था क्वेश्चन 2 लाइन का। ठीक है, 2 लाइन का क्वेश्चन है। सर टेंशन क्या होगी? तो टेंशन में बोलो m1 इंटू m2। इसमें क्या होता था? m1 इंटू, तो 2 गुणा 5 इंटू g बटे 2 प्लस 5। ब्रैकेट में होता था एंगल। बताओ ये कितना एंगल बना रहा है धरती से? 90। और दूसरा कितना बना रहा है सर? ये वाला 0 बना रहा है। ठीक है, ये 90 बना रहा है तो 90, और दूसरा 0 बना रहा है तो 0। ये बचा 10g/7 न्यूटन। 10g/7 न्यूटन। हो गया क्वेश्चन, बस छुट्टी है कुछ नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, इसकी पीडीएफ भेज दूंगा मैं तुमको। ठीक है, पीडीएफ इस पे भी चलती है, वो ओपन नहीं हो रही है पीडीएफ इस पे, ये चीज रहती है। पीडीएफ भेज देगा अपन तुमको। उतार लिया?
क्लियर ना फोटो तो सही। अगले देखो, अब ये क्वेश्चन मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा मुझे। पाँच, तीन, दो। जल्दी बताओ, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन बताना है। इसके अंदर टेंशन T1, इसके अंदर टेंशन हाँ सब बताओ। एक्सेलरेशन T1 T2। सबसे पहले मुझे बताओ क्या T1 T2 बराबर होंगी? क्या T1 T2 बराबर हो सकते हैं? नहीं। क्यों बराबर नहीं होंगे? क्योंकि सर बराबर टेंशन किसमें होती थी? सेम स्ट्रिंग समान रस्सी में। सर जी जा रस्सी हिन से स्टार्ट हुई हिन खत्म, जा रस्सी यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ खत्म, तो ये दोनों रस्सी अलग अलग नहीं थी। अगर ये दोनों रस्सी अलग अलग होगी तो इनमें टेंशन क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। टेंशन क्या हो सकता है? अलग अलग। अब सबसे पहले एक्सेलरेशन बताओ, तुम बताओ तीनों महान भाव बताओ, तीनों बताओ एक्सेलरेशन बताओ। परसों आए थे परसों? घर जाके कभी नहीं पढ़े, घर जाके कतई नहीं पढ़े। जो मैं तुम्हें ये है बता रहा हूँ ये तुम्हें ना कहीं ऑनलाइन मिलेगा ना किसी किताब में मिलेगा, ये मैंने खुद की बनाई हुई ट्रिक है। एक प्रकार से सरल तरीके से हो जाए, नहीं तो अगर इसी को तुम लॉन्ग विधि से करोगे ना तो करते रह जाओगे, 2-3 पन्ने बढ़ जाएंगे इसी एक्सेलरेशन को निकालने में तुमको। कहाँ पर? बहुत अच्छा लाओ। ये कौन सा वाला? जो वाला ये वाला क्वेश्चन? अच्छा सही है लोग, सही तो है। तो फिर होते को 5G जो 90 बनेगो, 3G 90 बनेगो जो पूरा 0 ही हो। 5 और 3 8 और 2 10, 2G/10 G/5। देखो सबसे पहले सर मैं इसका एक्सेलरेशन निकालूं। सबसे पहले मुझे बताओ सर मैं इसका एक्सेलरेशन निकालूं तो यहाँ पर तुरंत निकालूं। सबसे पहले भारी कौन सा है? ये नीचे, अरे ये नीचे तो ये ऊपर, ऐसे ही तो हो रहा होगा। अब सबसे पहले बताओ सर 5 ये धरती से कितना कोण बना रहा है? तो 5 sin 90 और ये बेचारा इसको भी खींच रहा है और इसको भी खींच रहा है, तो -2G 2 ये कोण कितना बना रहा है धरती से? ठीक है, ये वाला कितना बना रहा है धरती से? 90 इंटू G बटे सब मास जोड़ दो, तो 5 + 2 + 3 नहीं 5 और 3 8 और 2 अच्छा हाँ सही। देखो बेटा ये तो 0 हो गया, sin 0 होता है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? 0। sin 90 1 होता है और ये sin 90 1, यानी कि 5 और इधर क्या बचे? -3। 5 में से 3 के कितने बचे? 2। तो ऊपर बचा 2G और नीचे कितना बचा? 10। भाग के दिए तो क्या आया? G/5 मीटर/सेकंड आ गया। अब इसके बाद में अगर सर ये आ गया, अगर मैं सबसे पहले ये वाली टेंशन निकालूं सर T1, अगर मुझे T1 टेंशन निकालना है, ठीक है T1 टेंशन निकालना है। अब बताओ ये वाला ब्लॉक चलो, ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है ऊपर नीचे। अगर सर जी कोई चीज नीचे जाती है तो मैं सीधे जानता हूं टेंशन का फार्मूला होता है mg- और ऊपर जाती है तो mg+। सर ये कौन से मास है? ये कौन से मास को खींचे पड़ेगी बेचारी? 5। G ऐसे ही और एक ही जगह बोलो G/, इसमें से इसे भाग दोगे तो ये आएगा 5 ऐसे ही और यहाँ आएगा 4G/5, यानी कि आंसर क्या आएगा? 4G न्यूटन। 4G। अब जल्दी से बताओ T2 ये वाला तो है सर जी, T2 ये वाला है। अगर T2 ये वाला है, ये कहाँ जा रहा है? नीचे के ऊपर। अगर ये ऊपर जा रहा है तो सर m बोलो G+a। m की वैल्यू कितनी है सर जी? कितने का है यहाँ पर? 3G। एक ही जगह G/5। एलसीएम लेना सबको आता है क्या? अरे बोलो एलसीएम लोगे तो आएगा 6G/, कितना आएगा यहाँ पर? 6G/5। 6G/5 तो 6 3 18G/5, ये तुम्हारा आंसर हो गया। 18G/5 क्या हो गया? आंसर। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ था नहीं। इस टाइप का मैं क्वेश्चन इससे पहले भी करा चुका हूँ तुम लोगों के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा फटाफट हमको, है ना।
इसके बाद पुराने बच्चों से नहीं पूछना कि इनसे पूछेंगे, हैं? पुराने बच्चों से बता लिया। और बच्चे टेंशन मत लिया करो, अगर मान लो किसी की इंसल्ट हो जाएगा ना तो दिक्कत मत लिया करो, ठीक है? स्टूडेंट लाइफ में इंसल्ट होती रहती है, कॉमन चीज़ है। कहीं कहीं दिक्कत है। सर जी ने मेरे ही बारे में क्यों बोला ऐसा, मेरे बारे में? अब सर जी बाहर मिली हो सर जी ज़्यादा टेंशन में आ गए, पता नहीं है स्कूलों में ऐसा होता है, वो टीचर बोलते तुम बहुत सताता है, तब बच्चे ऐसा करते हैं। मैं सताता था तो नहीं किसी को ध्यान देंगे, ठीक है? हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। सर एक क्वेश्चन मुझे इस टाइप से दिया हुआ है, ये कोण आ गया तुम्हारा 30 डिग्री, ये है 2 किलोग्राम और यहाँ पर है ये 3 किलोग्राम। वही पुरानी चीज एक्सेलरेशन और टेंशन, फटाफट एक्सेलरेशन और टेंशन। क्वेश्चन है एक्सेलरेशन और टेंशन, बताओ फटाफट। एक्सेलरेशन और टेंशन, इसमें स्टॉपवॉच ही चलती है क्या? स्टॉपवॉच साइंटिस्ट वाली क्या होती है? देखो एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन बताओ। सबसे पहले सर जी कौन सा हिस्सा नीचे जा रहा होगा, ये समझ नहीं आ रहा है इसमें। तो कौन सा हिस्सा नीचे जा रहा है, कौन सा हिस्सा ऊपर जा रहा है? सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है नीचे की ओर? 2G। कितना लग रहा है? और ये तो फ्रीली हैंग है ना, अगर फ्रीली हैंग होगा तो कितना लगता है? mg मतलब 2G। इसमें नीचे कितना लग रहा है सर? तो तुम बोले नीचे इंक्लाइंड प्लेन पर, मैंने लिखवाया था नोट करके, हमेशा और हमेशा mg sin थीटा लगता है, mg। अब देखो सर 3G ऐसे ही, एंगल है 30, sin 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/2, यानी कि यहाँ पर क्या लग रहा है? 1.5G। अब बताओ मुझे, इधर नीचे लग रहा है 1.5G और इधर क्या लग रहा है? कौन सा ज्यादा है? 2G ज्यादा है। अगर 2G ज्यादा है तो ये नीचे जा रहा होगा, ये कहाँ आ रहा होगा? सही है, पता है ना? इंक्लाइंड प्लेन पर हमेशा और हमेशा mg sin थीटा लगता है। अगर mg sin थीटा लग रहा है तो नीचे की ओर mg sin थीटा से मैंने निकाला 1.5 और यहाँ लग रहा है 2G। तो एक्सेलरेशन निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा? ज्यादा में से कम घटाओ, ज्यादा में से। सर इधर क्या लग रहा है? देखो 2, कोण कितना बना रहा है? जल्दी बोलो। 90 माइनस यहाँ पर कितना है? 3, कोण कितना बना रहा है? तो sin 30 sin गुणा g बटे टोटल मास, तो 2 + 3। सर sin 90 1 होता है और यहाँ पर कितना हो गया? sin 30 1/2, कितना हो गया? 1/2 से जब 3 कटा तो आया 1.5G/5, यानी कि 0.5G/5, ठीक है? यानी G/10 मीटर पर सेकेंड। अरे गुणा भाग तो कर लोगे, गुणा भाग कर लोगे, क्या आया? G/10 मीटर पर सेकेंड। अब जल्दी से टेंशन बताओ। टेंशन में सर जी एक मास 3, दूसरा मास 2, अरे m1 m2 गुणा g बटे m1 + m2। एक कोण कितना बना रहा है? 30 और दूसरा कोण कितना बना रहा है? 90। अरे ये 30 बना रहा है और ये क्या बना रहा है? 3 दूनी 6G/5। sin 30 की वैल्यू
1/2 और साइन ऑफ की वैल्यू 1। दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 3/2। कितना आ जाएगा? 3/2। तो 6 तिया 18G/10 या 1.8 न्यूटन। 1.8 न्यूटन ये हो सही है। ऐसे हो। हाँ बोलो। हो गया? हाँ 18। यहाँ पर एलसीएम लिया 3/2, 6 तिया 18, 5 दूनी 10। और जो 18 को 10 से भाग दिया तो कितना आया? 1 पॉइंट न्यूटन। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है तीन है, 12 है, 3 30 डिग्री एंगल है। ठीक है। फाइंड द रेशियो बिटवीन T1 और T2 के बीच में रेशियो बताओ। T1 और T2 के बीच में क्या बताओ? रेशियो। रेशियो तो तभी बताओगे ना जब तुम्हें T1 और T2 पता होंगे। कि T1 सबसे पहले T1 का मान निकालो और किसका मान निकालो? T2 का। तभी तो हम लोग रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले T1 T2 निकालो, क्या हो जाएंगे? निकालो फटाफट। सबसे पहले तो देखो टेंशन निकालने के लिए तुम्हें एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। टेंशन निकालने के लिए क्या पता हो? एक्सेलरेशन। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालो। सर जो फिजिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, समझ में आ जाए तो, और समझ में नहीं आएगा तो इससे बुरा कोई सब्जेक्ट नहीं है ना। ये हो जाता है, थोड़ा थोड़ा बात पे घुमा देता है बस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में होता जाता कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा घुमा देगा। और उसके लिए अपना तुम्हें दिमाग काफी एक्टिव करके रखना पड़ेगा। अब अगर तुम बैठे यहाँ पर और घर पे आ रही है तुम्हारी बुआ, अब तुम्हारा दिमाग उसमें वो सब कचौड़ी खा जाएंगे। हमारे लिए छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो फिर समझ में नहीं आएगा। सबसे मैंने तुमसे कहा था हमेशा कोई भी चीज अगर चलती है तो वो तभी चलेगी जब फोर्स जिस सरफेस पर रखी है उस सरफेस के कैसे हो? पैरेलल। तो मैंने कहा था इस फोर्स को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इधर लाएंगे तो cos थीटा, इधर ले जाएंगे तो बहुत अच्छे बेटा cos 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, cos 30 का मान होता है √3/2। अब देखो सर जी, अगर मैं सबसे पहले अगर मैं इसमें एक्सेलरेशन की बात करूं तो फोर्स कितना लग रहा है? √3F/2। अरे ये तो फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स के कारण तो चल रहा है ये इसके कारण चलेगा इसके कारण, यानी कि F/√3/2। एक्सेलरेशन बराबर होता है फोर्स अपॉन मास। मास कितना है? वो किसको खींच रहा है? 15, 12 + 3 दोनों को जोड़ा कितना आ गया? 30। कितना आ गया? तो एक्सेलरेशन आ गया √3F/30 दूनी 60।
ये आया एक्सेलरेशन। ये क्या आया? एक्सेलरेशन। अगर सर मैं टेंशन की बात करूं T1, सबसे पहले देखो T1 किसे खींच रहा है? इन दोनों को खींच रहा है, इन दोनों को खींच रहा है। अगर इन दोनों को खींच रहा है तो 12 और 3 15 के 15, यही तो है। देखो T1 किसे खींच रहा है? इन दोनों को खींच रहा है, तो 12 और 3 15 इंटू एक्सेलरेशन इंटू T2 किसे खींच रहा है? सिर्फ 3 को, तो 3 इंटू, देखो 3 इंटू, तुमसे रेशियो पूछा। रेशियो का मतलब होता है T1 बटे T2 करोगे तो बेटा 15A बटे 3 से काटा 3 पंजे 15, और यानी कि रेशियो आया तुम्हारा 5:1। यही तो आएगा 5:1 कर लेंगे। 5:1 सर एक्सेलरेशन काहे निकाला? मत निकालते तो ज़्यादा अच्छा रहता। कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो एक टाइप का क्वेश्चन है, वो तुमसे काफ़ी पूछा जाता है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे। बता लिया? तो मेरा लक्ष्य इसीलिए मैं चाहूँ तो मैं तो तुमको आराम से लिख रहा हूँ, उतारो बेटा आराम से, मैं ही बैठ जाऊँ, आराम से बैठ जाओ, मुझे तो फायदा ही है। लेकिन फिर फायदा मेरे मतलब कहने का ये है फिर बेटा इतने कम लेक्चरों में आपका कोर्स हो नहीं पाएगा। कोर्स जो होता है IIT का वो कम से कम 250 लेक्चर मांगता है, कम से कम 250 लेक्चर मांगता है। 250 लेक्चर में आराम से धीरे धीरे कोर्स हो पाता है मजे से। और अगर कम में कंप्लीट करना है तो उसी हिसाब से हम लोगों को स्पीड तो पढ़नी पड़ेगी। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए जो मैंने तुमसे अभी नहीं पूछे हैं, मान लो मेरे पास ये ब्लॉक है, ये दोनों आपस में टच करे हुए हैं, ये 2 किलोग्राम, ये 3 किलोग्राम, इधर से मैंने फोर्स दिया 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन है, आपस में टच है, 5 न्यूटन का फोर्स दिया, तो एक्सेलरेशन कितना होगा इन ब्लॉकों का? ये समझे हम लोग, इन ब्लॉकों का एक्सेलरेशन कितना होगा? इन ब्लॉकों का एक्सेलरेशन कितना होगा? सोचो। एक्सेलरेशन क्या होगा? तो सर ये एक्सेलरेशन में क्या है, ये दोनों आपस में रखे हुए हैं, पास पास रखे हुए हैं, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन बराबर फोर्स अपॉन मास। तो सर फोर्स कितना रखा हुआ है? 5 न्यूटन, और दोनों के अंदर मास कितना है? तो एक्सेलरेशन कितना आया मेरा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मेरा इसका एक्सेलरेशन है, ठीक है। ठीक है, ये आ गया एक्सेलरेशन। अब देखो इसी टाइप के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछे गए, पिछली साल भी क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि मुझे बताओ, एक ये 5 किलोग्राम का है, सही है, वो एक इसके ये पास में रखा हुआ है, पास वाला, ठीक है, एक इसके पास में रखा हुआ है 4 किलोग्राम का, एक इसके और पास में रखा हुआ है 3 किलोग्राम का, ठीक है। अब बताओ
यहां से मैंने 24 न्यूटन फोर्स लगाया, 24 न्यूटन फोर्स। एक्सेलरेशन क्या होगा? क्या तीनों ब्लॉकों का एक्सेलरेशन सेम होगा? अरे तीनों ब्लॉक कैसे रखे हुए हैं? पास पास रखे हुए, तीनों ब्लॉक पास पास रखे हुए, तो तीनों ब्लॉकों का एक्सेलरेशन भी क्या होगा? सेम। सर एक्सेलरेशन कितना होगा? तो टोटल फोर्स 24, टोटल फोर्स, मास कितना हो गया? 5 4 9 और 3, आंसर क्या आया? 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन तो बालक बता देगा, ठीक है, और पूछे भी नहीं जाते, नीट में नहीं पूछे जाते। अब नीट में क्या पूछा जाएगा ये समझो। नीट में ये कहा जाता है, नीट में ये कहा जाता है, तुमने पढ़ा था न्यूटन का तृतीय नियम, सब क्रिया प्रतिक्रिया वाला होता है। क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब ये हो गया, अगर यहाँ फोर्स लग रहा है तो मैं अगर क्रिया कर रहा हूँ तो पीछे से क्या लग रही है? ठीक है, प्रतिक्रिया बल को हम लोग नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अब जरा समझो सर, अगर 5 किलोग्राम वाला इस पर फोर्स लगा रहा है तभी तो ये अगले बढ़ रहा है। अरे ये अगले 4 वाला क्यों बढ़ रहा है? 4 पे क्या जादू आया हुआ है? क्या चुड़ैलिया आई हुई है? हैं? चुड़ैलिया देखिए तुमने? नहीं देखिए? सुबह 5 बजे सो के उठना, ध्यान से देखना, झन झन की आवाज आ रही होगी। नहीं आती है? इसलिए नहीं आती क्योंकि तुम में से कोई 5 बजे उठता ही नहीं है। जब सूर्य भगवान निकल आते हैं, सूर्य भगवान निकल आते हैं तो 4-6 गाली खाने के बाद मम्मी, ठीक है, क्योंकि जब तक मम्मी की गाली सुनाई ना दे तब तक दिन की शुरुआत नहीं होती, और हो जाती है तो ये लगता है आज कुछ कमी है, जिंदगी में कुछ कमी रहती है, ठीक है, तो इसीलिए उसकी शुरुआत तभी होती है। तो तुम देखना सुबह ऊपर चढ़े तुम्हें देखने को मिलेगी, सही है? कोई भी बच्चा 5:30 बजे से पहले, जब तक दिन कितने बजे निकलता है? 4 बजे दिन निकल आता है। 4 बजे तो कटी 4 बजे तो मैं सोता हूँ, इसलिए मुझे पता है दिन नहीं निकलता है। दिन कितने बजे निकलता है बताओ? 5:30 बजे मान लो दिन निकला है ना, तो 6:30 बजे सो के उठा करो, 1 घंटा लेट, ठीक है, जिससे कि सूर्य तुम्हारी प्रतीक्षा करे, तुम सूर्य की प्रतीक्षा ना करो, है ना? ये रहता है। नहीं देखो मैं तुम्हें बताऊं, हम लोगों के गांव में एक भ्रांति फैली हुई है, क्योंकि गांव में क्या शहर में भी क्या, तुम्हारे भी घर वाले कहते होंगे सुबह उठ के पढ़ा करो, यही तो कहते घर वाले, 4 बजे उठ के पढ़ा करो, ज्यादा दिमाग में फंसेगा। उन्हें यही पता नहीं 4 बजे तो ओम आती है, और ओम में पता नहीं कब 2 घंटे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। ये तक समझ में नहीं आता है कि जो किताब या कॉपी वो उल्टी पकड़े कि सीधी। 15 मिनट कॉपी खोलने के बाद समझ में आता है ये तो उल्टी पकड़े थे, सीधी कर लो, ठीक है। तो वही हिसाब है, अगर कोई बंदा ये कहता है कि मान लो कि मॉर्निंग में उठ के पढ़ने से ज़्यादा समझ में आता है, ये सब गलत बात है। क्योंकि मैं IIT में पढ़ता था तो मैंने कहा IIT में जो होते हैं सारे बच्चे अच्छे ही बच्चे होते हैं पढ़ने में, कोई खराब बच्चा तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। सुबह अगर तुम 6 बजे भी देखते ना तो तुम्हें ऐसे लगता है कि इस पूरे हॉस्टल में कोई है ही नहीं, सब खत्म, कोई है ही नहीं, ठीक है। और जब जैसे हमारा क्लासेस होता था, कभी कभी हमारा क्लास 8:30 बजे होता था, तो बच्चा उठना स्टार्ट करते थे। कुछ बच्चे बेचारे अच्छे होते थे, वो 8 बजे उठ जाते थे, कुछ उनसे खराब वो 8:10 को उठ रहे हैं, कुछ उनसे भी निकम्मे वो 8:20 को उठ रहे हैं, कुछ उनसे भी निकम्मे वो 8:25 को उठ रहे हैं, ठीक है। और कुछ तो ऐसे थे कि 8:28 को ही उठते थे क्योंकि 8:30 बजे क्लास होती है। और 8:25 पे सोचो, इतने इंटेलिजेंट बच्चे होते थे, 8:25 पे सो के उठ के मैस में नाश्ता करके और क्लास भी पहुंच जाते थे। क्लास कैसे पहुंचते थे? किसी के हाथ में केले होते थे, किसी के हाथ में ब्रेड होता था, आराम से रास्ते में लगाते जा रहा है, खाते जा रहा है, जाते जा रहा है क्लास में, ठीक है। हाँ, तो ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें रात में पढ़ने में अच्छा लगता है तो अपने पेरेंट्स से कहना हमारी बात करा दियो। ये सर जी कहते हैं अगर जितने टाइम पढ़ने में अच्छा लग रहा है उतने टाइम पढ़ो, अपने ऊपर आफत मत ला दो कि नहीं अपन को तो मॉर्निंग में उठ के पढ़ना है। जितने टाइम अच्छा लग रहा है उतने टाइम पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तब तो घाटा ही घाटा है। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे इसकी, सर जी एक्सेलरेशन हमारा आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने कहा ये तो बच्चा निकाल देगा,
हमसे नीड क्या पूछेगा? हमसे नीड पूछेगा नॉर्मल फोर्स। क्या पूछेगा? नॉर्मल फोर्स। अब मुझे बताओ बेटा, ये 3 न्यूटन है, वो 3 किलोग्राम है। क्या है? 3 किलोग्राम इधर कुछ ना कुछ नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा। ऐसे ही 4 किलोग्राम भी इस पर क्या लगा रहा होगा? नॉर्मल का मतलब क्या होता है बेटा? रिएक्शन फोर्स। क्या लगा रहा होगा? रिएक्शन। जैसे सर मैंने एक्शन दिया तो उधर से मुझे क्या मिलेगा? रिएक्शन मिलेगा। तो रिएक्शन मिलेगा। सर जी 5 किलोग्राम वाला इस पर बल लगा रहा होगा तो ये क्या लगाएगा? रिएक्शन। क्या लगाएगा? रिएक्शन। सर 4 किलोग्राम वाला इस पे लगा रहा होगा, इस पे लगा रहा होगा तो ये भी क्या लगाएगा? रिएक्शन। क्या लगाएगा? रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? अब रिएक्शन फोर्स कैसे लगता है वो देखो। अगर मैं तुमसे कहूं इसके अंदर रिएक्शन फोर्स, अब देखो कुछ अगर तुम किताबें देखोगे या कुछ वीडियो लेक्चर्स देखोगे तो उनमें इतना दिमाग खराब कर देता है ना, एक्शन रिएक्शन कहीं इधर 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 इधर। सिंपल से एक ट्रिक याद रखो बस, छुट्टी, सारे के सारे रिएक्शन खत्म। रिएक्शन फोर्स कैसे? तुम ये देखो ब्लॉक चल रहा है इधर, ब्लॉक चल रहा है इधर चल रहा है, अब इसको उल्टे आ जाओ इधर, ऐसी तो रिएक्शन लगेगा। या रिएक्शन ऐसे लग सकता है? रिएक्शन लगेगा बेटा, तुम एक्शन दे रहे हो तभी तो रिएक्शन लगेगा। तो रिएक्शन लगेगा इधर से, रिएक्शन लगेगा। तो उसने कहा 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक इस पर कितना रिएक्शन लगा रहे होंगे? तो देखो इसके उल्टे आ जाओ, 3 किलोग्राम वाला ये N1 दे रखा है, कितना दे रखा है मैंने? N1। तो 3 किलोग्राम को छोड़ दो, 3 किलोग्राम वाला फोर्स है। इधर देखो, इधर कितने फोर्स लग रहे हैं? 5 और 4 9 इंटू ए, 9 इंटू ए कितना आया तुम्हारा? 2। कितना हो गया? 18 न्यूटन। कितना हो गया? 18 न्यूटन। सर जी N2 कितना लग रहा होगा? N2 देखो ये है 5। N2 देखो यहाँ से पूछा मैंने, यहाँ से तो यहाँ से अगले कितने ब्लॉक है? एक ही ब्लॉक है 5 और एक्सेलरेशन कितना है? 2। तो 5 दूनी 10 न्यूटन, 5 दूनी 10 न्यूटन। ठीक है, सिंपल। अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक क्वेश्चन और होगा। लो देखो ये तुम्हारे चार ब्लॉक है, 3 2 5 और 1 6 6.5। मान लो इधर फोर्स कितना लग रहा है? 13 न्यूटन। 13 न्यूटन फोर्स लग रहा है। मुझे बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा? तो एक्सेलरेशन सब 13 और सबको मैंने जोड़ा तो कितना आया? 6.5। सबको जोड़ा तो कितना आया? 6.5 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। सिंपल से 2 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा देखो सोचो सर जी, देखो अगर मैं यहाँ पर कहूँ 0.5 kg इस पर नॉर्मल लगा रहा होगा कुछ N1, ये वाला इस पर नॉर्मल लगा रहा होगा N2, ये वाला इस पर नॉर्मल लगा रहा होगा N3। सबसे पहले देखो N1 कितना नॉर्मल लग रहा होगा? तो N1 में देखो क्या करो तुम, N1 में क्या करो, N1 देखो ये वाला ही तो लगा रहा है, इन सब पे लगा रहा है, तो इन सबको जोड़ो, 3 2 5 और 1 6 इंटू 2 12 मीटर। कितना लग रहा है? अब N2 पर आ जाओ। सर जी यहाँ देखो, यहाँ यही तो लगा रहा है इधर के लिए उल्टे डायरेक्शन में, तो 3 और 2 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10 मीटर। अब देखो 2 kg इस पे लगा रहा है, हाँ, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6 मीटर। ठीक है, सिंपल सीधे नॉर्मल फोर्स का ये तरीका। और वैसे तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो फ्री बॉडी डायग्राम ही बनाते रह जाओगे। तालियां तालियां।
N1 में क्या है, देखो N1 यहाँ जैसे ये चीज इधर चल रही है, कोई चीज इधर चल रही है, तो ये तीनों मिलकर तो इसको धक्का दे रहे हैं, और उतना ही धक्का ये कहाँ दे रहा होगा, इधर, भाई तो नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल का मतलब क्या होगा, रिएक्शन फोर्स। जैसे मान लो मैं अकेला हूँ, मैंने अकेले करके इधर धक्का लगाया, ऐसे इधर धक्का लगाया, तो मैं एक्शन लगाऊंगा तभी तो ये दीवार मेरे को उतना ही क्या देगी, उतना ही रिएक्शन देगी। अब मैं कहूँ कि 0.5 kg इस पर कितना नॉर्मल लगा रहा है, तो इधर कितना नॉर्मल लगाएगा, जितना ये तीनों मिलकर फोर्स लगाएंगे उतना ही तो नॉर्मल लगाएगा। तो ये तीनों मिलकर कितना फोर्स लगाएंगे, तीनों का मास जोड़ दो इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना आया था इसका, 2, तो 6 दूनी 12। ऐसे ही अगले देख लो, ऐसे ही यहाँ देख लो, इधर भी उतना ही उल्टा लगा। अच्छा, उसके बाद में है, इस पर कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लामीज थ्योरम, ठीक है, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो इसके क्वेश्चन, सर लामीज थ्योरम में सिर्फ इतना कहा गया है कि मान लो 2 रस्सियां हैं, वो दो रस्सियां किसी ब्लॉक को ऐसे लटकाए हुए, 2 रस्सियां, एक रस्सी तुमने इधर से बांधी, एक रस्सी इधर से बांधी, और बीच में किसी ब्लॉक को तुमने क्या कर दिया, लटका दिया। अगर किसी ब्लॉक को लटका दिया, इस ब्लॉक का मास है m, ठीक है, इसका कोण मान लिया तुमने, कुछ मान लो, चलो θ1 मान लो, θ1, इसका क्या मान लिया, θ, ठीक है। तो तुम्हें हर रस्सी में टेंशन निकालने के लिए, हर रस्सी में टेंशन, अच्छा ये वाली लामीज थ्योरम तभी लगेगी जब कोई भी बॉडी स्टैटिक हो, मतलब रुकी हुई हो, कैसी हो, रुकी हुई, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन हो, सिंपल सा मान लो इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है स्थिर हो, ऐसे कुछ बोलेंगे, ठीक है, स्थिर हो, स्थिर का मतलब है रुका हुआ हो, ऐसा ना हो कि पता चले ये झूल रही है, ठीक है, ये झूल रही है, या ये कहीं ऊपर जा रही है, ये कहीं, ऐसा नहीं हो, मतलब ऐसा हो, स्थिर हो, यानी कि इक्विलिब्रियम, यानी कि रुकी हुई पोजीशन में हो, रुकी हुई हो तभी लगेगा, अदरवाइज ये नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तुम्हें कुछ नहीं करना है, सबसे तुम सिंपल सी एक चीज जानते हो, सर m है तो नीचे लगा दो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो ये पता है नीचे क्या लगेगा, h। इसके अंदर टेंशन मान ली मैंने T1, इसके अंदर टेंशन मान ली T2, इसके अंदर टेंशन मान ली, बस यही मान ली मैंने, सोचो, इसके अंदर T1 मान ली, इसके अंदर T2 मान ली, इसके अंदर T3। अब मुझे T1, T2, T3 की अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट करने की, इनकी अलग अलग मान क्या होंगे। तो कुछ मत करना, देखो ऐसे तुम लोग एक बात जानते हो, हम लोगों ने पढ़ा है, अगर कहीं भी जेड बन रहा हो तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल, सब जानते हो, ठीक है। हिंदी में एकांतर कोण कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कौन सा कोण बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, अल्टरनेटिव एंगल। चलो देखो सर जी, अगर मैं क्या करूं, इसके पैरेलल यहाँ पर एक लाइन डाल दिया, क्या ये जेड बन गया, ये भी θ1 तो ये भी θ। ऐसे ही सर मैंने इधर लाइन डाल दी, ये भी θ2 तो ये भी तो जेड बन गया सर, ठीक है। सर ये कितना होगा, 90 डिग्री, और ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो सर ये कोण कितना होगा, सीधी रेखा 180 की होती है, सीधी रेखा किसकी होती है, 180 में से क्या क्या गए, एक तो θ बन गया और एक क्या गया, चाहिए। अब कतई दिक्कत नहीं होती, सबसे पहले तो लिखोगे T1 बटे, देखो T1 वाली रस्सी ये है, ये रस्सी है T1 वाली, ये वाली रस्सी T1 है, ठीक है। अगर ये रस्सी T1 है, उसके बाद में इसके अलावा, इस वाली रस्सी के अलावा 2 रस्सियां कौन सी हैं, एक ये है और एक, इन दोनों के बीच में कोण देखो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक 90 और यहाँ पर θ2, तो ये हो जाएगा sin 90 प्लस, नहीं समझ में आया सर, चलो कोई बात नहीं, ये T2 है, रस्सी में कितना टेंशन है, T2। इस T2 वाली रस्सी के अलावा कितनी रस्सियां हैं, 2 ही तो रस्सियां हैं, एक ये और एक, इन दोनों के बीच कितना कोण है, तो बोलो साइन, देखो इन दोनों के बीच में कितना है,
90 प्लस बराबर, इसी के बराबर ही है। अगला क्या है T3, अगला क्या है T3। अब देखो T3 के बाद में यही दोनों तो रस्सियां हैं, इन दोनों के बीच में कोण कितना है साइन 180 माइनस θ1 प्लस, ठीक है। और इसे सॉल्व करके हम लोग T1, T2 और T3 का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसे उतारो, इसके बाद में हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, उस पर बनते हैं कैसे होते हैं। पानी है? उठा लिया? उठा लिया? बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। नीचे से एक तो अगर बरसात नहीं होती तो एक बार कम गर्मी होती है, बरसात होगी तो जमीन भी गर्मी नहीं कर रही है, ऊपर से सूर्य भगवान भी कहते हैं हालत खराब कर रही है। हो गया? अब देखो सर, जल्दी T1, T2, T3 निकालो, क्या होगा? T1, T2, T3 बताओ क्या होगा? T1, T2, T3 क्या हो जाएंगे? सबसे पहले सर कुछ मत करो, सीधे लाइन डाल दो। ये 30 तो ये भी, और ये 90 और ये भी। अब तो दिक्कत ही नहीं है। T1 बटे T1 के सामने ये दोनों रस्सी, ये दोनों रस्सी, तो इन दोनों रस्सियों के बीच में कोण 90 प्लस 60, 90 प्लस T2। T2 के सामने ये दोनों रस्सी, ये रस्सी और ये रस्सी, अरे यही तो है। इन दोनों के बीच में कोण साइन 90 प्लस 30 बराबर, नीचे कितना लग रहा है बच्चों? 5G। कितना लग रहा है? 5G। तो mg बटे, देखो 60 और 30 90, ये पूरी लाइन 180 की होती है इस तरफ वाली, तो 90 गए तो ये वाले कोण सिर्फ कितना बचा? सिर्फ 90 बचा। तो यहाँ पर क्या हो गया? साइन 90। ठीक है, करना कुछ नहीं। इधर देखो T1 है, ये T1 कर लिया। T1 के बाद में ये दोनों रस्सी तो बची, इन दोनों के बीच कोण देखो 90 प्लस 60 है, तो मैंने T1 साइन 90 प्लस 60 कर दिया। T2 के बाद में यही दोनों रस्सी तो बची, इन दोनों के बीच में कोण कितना होगा? तो 90 प्लस 30, तो 90 प्लस 30 कर। ये नीचे देखो 5 है, तो यहाँ पर क्या है? mg। क्या है? mg के बीच में यही दोनों रस्सियां तो बची। अगर ये दोनों रस्सियां बचेंगी सर, ये 60 ये 30, दोनों 90 और पूरा होता है 180। 180 में से 90 गए तो क्या बचा? 90 बचा। ठीक है, अब इंटर मैथमेटिक्स पे और नहीं है। बताओ, आप बताओ ये क्या हो जाएगा? साइन 90 प्लस 60 क्या हो जाएगा?
साइन 90 प्लस 60 क्या हो जाएगा? 1 प्लस √3 नहीं, मुझे ये बताओ साइन 90 प्लस 60 डिग्री क्या हो जाएगा? कॉस 60 हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा, टेन 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन 90 प्लस 60 क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस 60। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? कॉस 30। ठीक है, 5G ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन 90। तुम जानते हो, अब देखो तुम्हें क्या करना है, कोई दो ले लो, एक इसे ले लो और इसे ले लो, एक बार इसे ले लो और इसे ले लो। अगर मैं T1 cos 60 का मान क्या होता है? cos 60 का मान जल्दी बोलो, 1/2, और मैंने यहाँ लिया तो क्या हो गया? 5G। क्या हो गया? ये वाला साइन कहाँ जाएगा? ऊपर। ये कहाँ जाएगा? तो T1 की वैल्यू आएगी 5G/2। ऐसे ही मैं अब इन दोनों को ले लूँ, तो T2 ऐसे ही। तुम्हें पता है cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, और यहाँ पर 5G। तो T2 का मान आएगा 5√3G/2। सही है ये। अच्छा सर जी, और देखो इस वाली रस्सी में क्या था? T3। क्या था? T3। तो T3 के नीचे तो 5G लग रहा था। T3 के नीचे क्या लग रहा था? 5G। T3 के नीचे लग रहा था 5G। ये आंसर। ठीक है, तो देखो मैंने कहा इसका भी ज्ञान होना चाहिए कि तुम्हारा साइन 60 कॉस 60 इनकी वैल्यू क्या होती है, ये ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान नहीं होगा तो बराबर। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत सरल है, दिमाग लगाना है कैसे होगा। कतई सिंपल क्वेश्चन, कल तुम्हारा एनएलएम खत्म भी हो जाएगा। बताओ कहाँ समझ में नहीं आया? बोलो। क्या समझ में आया? ये समझ में आ गया? ये कैसे एप्लीकेशन आ गई? एप्लीकेशन आ गई समझ में? कौन से ये कहाँ पर है? पूरनपुर से आती हो? तुम्हें पूरनपुर में क्लास चल रहा है नहीं? इतनी चलो देखो ऐसा है, ये तो समझ में आ गया सर, ये कैसे आया ये समझ में नहीं आया, यहाँ से ये कैसे आ गया, ये वाली ट्रिग्नोमेट्री है ना। देखो ऐसा है, इसमें एक सिस्टम है ऐसे, कुछ लोग अलग अलग कहते हैं, आल सिल्वर टी कॉफी, ठीक है। कोई कहता है आओ सचिन ट्रैक्टर चलाएं, ठीक है, आओ सचिन ट्रैक्टर चलाएं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जैसे बोलो, ये सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ तुम्हें 1 मिनट, क्योंकि ये बहुत जरूरी है बेटा। तुम्हें पता है ये हमारा एक मूल बिंदु का एक प्रकार से ग्राफ होता है। यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 180 डिग्री होता है, यहाँ 270 डिग्री होता है, और वापस यहीं पर आ जाओ तो कितना हो जाता है? 360 डिग्री। ठीक है, सिंपल सी हम चीज़ ये चीज़ जानते हैं। देखो 3 चीज़ें हमने, अगर हिंदी मीडियम वाले हो तो तुमने पढ़ा होगा लाल भट्टी का, इंग्लिश वाले ने पढ़ा है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, जो इसने जैसे पढ़ा हो, लेकिन सबका तरीका एक ही है। ये साइन होता था, ये कॉस होता था, ये टेन होता था, ये कॉसिक होता था, ये सेक होता था, और ये कॉट होता था। हमारे 6 चीज़ें होती हैं, साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट, ठीक है, 6 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ए का मतलब होता है आल, आल मतलब कौन आल? ये 6 आल, साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट, ये 6 कहते हैं आल मतलब सभी। एस मतलब होता है साइन, एस मतलब क्या होता है? और साइन का उल्टा कॉस है। टी का मतलब होता है टेन, और टेन का उल्टा कॉट। सी मतलब होता है कॉस, कॉस का उल्टा, ठीक है। इस वाले कोऑर्डिनेट में सिर्फ 2 ही लोग प्लस के होंगे, या तो साइन या फिर कॉस। इस वाले कोऑर्डिनेट में 2 ही प्लस के होंगे, या तो 90 या तो 10 या फिर कॉट। इसमें कॉस और सेक ही प्लस का होगा, ठीक है। अब इसमें बाकी 4 माइनस के होंगे। कौन से 4 बचे सर? साइन कॉस और कॉसिक सेक।
और कॉसिक सेक, अरे 2 तो प्लस के ही हैं, 4 माइनस के, इसमें क्या होंगे 4 माइनस। कुछ चीज तुमको याद करनी पड़ेगी कि 90 और 270 वाले चेंज हो जाते हैं। 90 और 270 वाले क्या हो जाते हैं, क्योंकि ये नेताजी हैं। ये क्या होते हैं, नेताजी। नेताजी होते हैं ना, कभी कभी सब ये चेंज हो जाएंगे। क्या चेंज हो जाएंगे, ये इलेक्शन से पहले साइन होते हैं, उसके बाद में क्या हो जाएंगे कॉज, ठीक है। और अगर कॉज होंगे तो क्या हो जाएंगे टेन होंगे तो हो जाएंगे कॉट, और कॉट होंगे तो हो जाएंगे टेन। सर सेक होंगे तो हो जाएंगे कॉसेक, और कॉसेक होंगे तो क्या हो जाएंगे सेक, ठीक है। 90 वाले चेंज हो जाते हैं। अब देखो सर जी, 1 मिनट बस खाली दिमाग की घंटी दौड़ा देना, सब समझ में आ जाएगा। अगर कहीं पर भी ये लिखा हुआ हो साइन 90 प्लस थीटा, सबसे पहले देखो ये कौन से कोऑर्डिनेट में फंसा, ये पहले में फंसा कि दूसरे में फंसा कि तीसरे में फंसा कि चौथे में। तो बेटा 90 से ज़्यादा इसमें गया। इसमें कौन कौन से प्लस के होते हैं, साइन, और यहाँ पर क्या है तो किसका होगा प्लस का, क्या होगा। और 90 वाले क्या होते हैं चेंज, तो साइन किस में चेंज होगा, आ गया कॉस थीटा। इसीलिए वहाँ पर साइन 90 प्लस 60 था, तो मैंने कॉस 60 लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार से देखो, अगर सर जी ये लिखा हुआ है साइन, तो मुझे बताओ 180 प्लस थीटा, सबसे पहले देखो कौन से कोऑर्डिनेट में है, थर्ड में कौन कौन प्लस के, टेन और, लेकिन यहाँ क्या है तो साइन किसका होगा। क्या 180 वाले चेंज होते हैं, नहीं होते तो ये ऐसे ही माइनस का साइन, ठीक है। कुछ भी ले लो, जैसे टेन 270 माइनस थीटा, बताओ कौन से कोऑर्डिनेट में है, 270 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में है, थर्ड में 270 से कम, बेटा माइनस का मतलब क्या है कम, 270 से कम इसी में तो होगा। इसमें कौन कौन प्लस के होते हैं, टेन, और यहाँ पर क्या है तो टेन किसका होगा। क्या 270 चेंज होता है, 270 चेंज होता है। अगर 270 चेंज होता है तो टेन किस में चेंज होगा, तो प्लस का कॉट, पल्ले बढ़ गया। बाकी अधिक जानकारी के लिए वीडियो देखिए, सही है। हाँ मैंने बहुत इस तरह से बता रहा, बहुत अच्छी तरीके से। बेटा इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो अभी तो तुम कम फिसले, मतलब कम समझ में आया। जब हम लोग आगे मैग्नेटिज्म में बढ़ेंगे या और चीज़ें बढ़ेंगे, वहाँ पर पल पल हर जगह इसका हो। और हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये तुम 10th में पढ़ के आए हो, लेकिन मैं तब भी मान के नहीं चलता कि तुम 10th में पढ़ के आए हो। क्यों? क्योंकि मैंने CBSE बोर्ड की 95-94% वाले आदमी को पढ़ा, उन्हें जय नहीं आते। जो बायोलॉजी वाली बात कर रहा हूँ, बायोलॉजी नीट में बात कर रहा हूँ, IIT वालों को सबको आता है ये तो उनके लिए नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। उनके लिए ये नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये 10th क्लास में, जो मैंने 10th क्लास का एक दिन मैं देख रहा था मैथ, मैंने 10th क्लास में मैथ उठा के देखूँ, क्योंकि उससे मुझे ये आइडिया हो जाता है कि तुम लोगों ने मैथ कहाँ तक पढ़ा है। तो मैंने देखा उसमें ये कुछ है ही 10th क्लास के मैथ में, तो मैं तो 10th क्लास की मैथ में नहीं तो बागुन का समझ में आ गई। इसीलिए जब मैं मैथमेटिकल फिजिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ फिजिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स, तो उसमें मैं ये सब चीज़ पढ़ा देता हूँ, तो बता देता हूँ कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक का क्या है फाइंड करना है, ब्लॉक का फाइंड करना है तुमको। ब्लॉक का क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन। और बच्चों मैं तुम्हें जो नोट्स लिखवा रहा हूँ सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, सिंगल क्वेश्चन इससे बच के ले जाएगा।
सिंगल क्वेश्चन का मतलब ये बेटा 50 फिजिक्स में आते हैं, 45 करने होते हैं, तो 45 तुम्हें इसी टाइप के क्वेश्चंस फंसेंगे, बस वैल्यू चेंज होगी, 45 और फिजिक्स में फंसेंगे। ठीक है, अब वो आपकी पोटेंशियल की बात है कि तुम कितना सही कर ले जाओगे। ठीक, अब क्वेश्चन कैसे सही होते हैं? कि क्लास में पढ़ने से क्वेश्चन सही होते हैं? नहीं, क्लास क्वेश्चन सही होते हैं घर पे करने से। घर पे क्वेश्चन करने से, जैसे मैं बताऊँ, मैंने तुमको एक टेस्ट दिया फिजिक्स का, उसमें 50 क्वेश्चन थे, तुमने घड़ी में टाइमर बांधा, 1 ही घंटा तो करना है तुम्हें, 1 घंटे, 50 में से मान लो तुमसे 1 घंटे में सिर्फ 5 हुए, सिर्फ 5 हुए, मान लो सिर्फ 5 हुए। ठीक है, इससे कम तो इससे ज़्यादा तो हो ही जाएंगे, 5 हो गया, कोई बात नहीं। अब तुम जब अगला पेपर करोगे ना, तो ये 5 से संख्या 7 हो चुकी होगी, ठीक है, फिर अगला करोगे तो 10 हो चुकी होगी, फिर अगला करोगे तो 12 हो चुकी होगी। कभी ऐसा होगा कि फिर वापस 5 पे आ जाओगे, लेकिन फिर अगले करोगे तो 14-15 हो चुकी है। लेकिन 1 घंटा आपको बैठना पड़ेगा, हर क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, हर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएंगे। अब तुम कभी यही, अब तुम तुमने जैसे पेपर उठाया, बैठे, तुमने पहला क्वेश्चन देखा, समझ में नहीं आया, दूसरा देखा, समझ में आया, लेकिन यही नहीं पता फार्मूला कौन सा लगेगा, तीसरा थोड़ा बहुत समझ में आया, अरे नहीं हो रहा है, कुछ तो होंगे, 50 में से 5 तो होंगे, 5 होंगे, उनको करो। फिर जो 5 करने के बाद में जो 45 नहीं हुए, उनका सॉल्यूशन देखो कि वास्तव में क्यों नहीं हुए। फिर अगर अब देखो, तुमने दौड़ाया दिमाग तो 45 में है, 50 में दिमाग दौड़ाया, 5 हुए, 45 नहीं हुए, लेकिन अगर फिर इन 5 क्वेश्चन का तुम सॉल्यूशन देखोगे तो तुम्हारे लिए इन 45 में से कम 20 क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे हो जाएंगे जो कि अगले पेपर में जब आएंगे तो तुम उसे सॉल्व कर दोगे। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ा जाता है। कोई बंदा, अगर तुम सोचो ऐसे नहीं बढ़ा जाएगा कि मान लो यहाँ से डायरेक्ट तुम पढ़े कतइए ना, और बस खाली कुछ बच्चे क्या करते हैं, अब जैसे हम बता रहे हैं, अपने लोगों को पढ़ने का तरीका बहुत अच्छा होता है। तो हम इंडियन लोगों का, ठीक है, हम इंडियन लोग कैसे पढ़ते हैं, ऐसे उठाई बायोलॉजी, जैसे बायोलॉजी पढ़ रहे हो ऐसे पढ़ रहे हैं, सारे फार्मूला याद कर लिए, हाँ ये भी, अब सर ने क्वेश्चन कराया, कॉपी में लिखा हुआ है, अच्छा ऐसे ऐसे हुआ है, ठीक है हो गया, ठीक है हो गया, ऐसे बस पढ़ लिए, बस डाल दिए छुट्टी में। फिजिक्स होती ही नहीं है ऐसे। फिजिक्स ऐसे होती है जब तक तुम लिख के नहीं देखोगे, फार्मूलास एक फार्मूला को लिख के नहीं देखोगे, ठीक है। फिजिक्स में अब देखो, फिजिक्स में फार्मूला याद करने का तरीका क्या होता है, जैसे मैंने एनएलएम पढ़ाया था, मान लो मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तुम्हारे स्टार्ट कराया, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो तुम्हें मुँह जबानी पता हो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, मुँह जबानी याद हो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, मुँह जबानी याद हो। उसके बाद में जब तुम्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों लास्ट तुम्हें याद हो जाएंगे, उसके बाद में तुम्हें एक्सेलरेशन के फार्मूला पता हो, फिर हर प्रकार से एक्सेलरेशन का फार्मूला पता हो कि पुली है तब क्या होगा, कि ब्लॉक है तब क्या होगा, टेंशन क्या होगा, ऊपर चीज जा रही है तब टेंशन क्या लगेगा, नीचे जा रही है चीज तब टेंशन क्या लगेगा। इस टाइप से अगर तुम्हें मुंह जवानी सारे के सारे फार्मूला याद धीरे धीरे होते चले जाएंगे, तभी जाके हम लोग सफलता हासिल कर सकते हैं, तभी जाके फिजिक्स होती है, अदरवाइज फिजिक्स सॉल्व नहीं होती, किसी कीमत पर फिजिक्स सॉल्व नहीं होती। ये चीज़ें ये, हाँ बताओ इसका आंसर कैसे। तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, और हम ग्रुप बनाएंगे, उसमें तुम हो जाना, हम तुम्हें, हमारे दिन तो मैंने कहा नहीं, मेरे दिन तो इतने पेपर पढ़े हैं, करीबन इस समय मेरे दिन 1100-1200 पेपर पढ़ा है, फुल लेंथ का, हाफ लेंथ का, ऐसे। तुम्हारे नीट वाले जो सैंपल पेपर होते हैं ना, उस टाइप से वो तुम्हें डेली तुम 4 लगाओगे तब तुमसे ना लगे, इतना पढ़ा है ये कर लिए। लेकिन इस ग्रुप में मैं सेंड नहीं कर सकता हूँ सब चीज़ों को, उस पर मटेरियल पे लिखा होता है, कहीं कुछ लिखा होता है, नाम कुछ अलग होता है। बताओ क्या होगा इसका, अगर मैं उसे एक्सेलरेशन इसका निकालना है तो क्या हो जाएगा, F1 प्लस, जल्दी बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, नहीं पीछे बताओ क्या होगा, माइनस होगा, पीछे बताओ क्या होगा, बेटा खुद देखो, दिमाग लगाओ, बताओ ना मुझे क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 4 एक्सेलरेशन इसका हो जाएगा। और कोई बताएगा, देखो खुद बताओ सर जी, इधर से फोर्स कितना लग रहा है, 2 न्यूटन, और इधर से कितना लग रहा है, कितना बचा,
अरे 8 ही तो बचा, इधर से 10 और इधर से 2, तो नेट फोर्स जो बचा वो मेरा कितना बचा 8। एक्सेलरेशन क्या होगा 8 बटे कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मेरा एक्सेलरेशन इसका हो गया। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। इतना सरल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, था थोड़ी नहीं कुछ इस क्वेश्चन में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइव किलोग्राम 50 न्यूटन 60 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर। अब सोचो सर इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। सोचो जल्दी, एक्सेलरेशन क्या होगा ये बताओ। कैसे निकालें एक्सेलरेशन। पीछे से आगे बेंच चारों लोग बताओ, पीछे से आगे बताओ चारों लोग क्या है एक्सेलरेशन, बताओ क्या होगा एक्सेलरेशन। बोलो। सबसे पहले मुझे ये बताओ कौन से फोर्स के कारण ये मूव करेगा, आगे बढ़ेगा। तो सर जी इधर देखो, इस फोर्स को मैंने कहा 2 भागों में डिवाइड करना है। जिधर थीटा होता है उधर क्या पहुंच जाता है वो कॉस थीटा, तो इधर हो जाएगा 50 कॉस थीटा। अरे ये तो हो जाएगा, थीटा इधर ही तो है, और इधर क्या आ जाएगा तो 50 साइन। कोई भी ब्लॉक कौन से फोर्स के कारण चलता है, जो सतह के पैरेलल हो। अब सतह के पैरेलल कौन सा फोर्स है, तो 50 साइन 60। फोर्स तो ये हो गया, मास 5 इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बराबर 50। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3 बटे 5 बटे ये 5 आ जाएगा। 5 से काटोगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 10, कितना आ जाएगा सर जी कैसे देखो, 5 जाएगा यहाँ, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से काटोगे तो क्या आंसर आएगा 5 √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ऐसे थोड़ा सा घुमा देगा। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर हर बार में एंगल लेता था, अब की बार में उसने एंगल कहाँ दे दिया, अब की बार में उसने एंगल ऊपर दे दिया। अगर एंगल ऊपर दे देगा तो हल्का से ऐसे घुमा देगा। जल्दी प्रेजेंट हो तो जल्दी। बोतल लाए सभी लोग पानी की, बोतल लाए। पसीना आ रहा है इसमें तो बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं कब बरसात होगी। निकाल लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन करवाता हूँ, टाइम हो गया, बस एक क्वेश्चन करवाता हूँ। प्रेजेंट नहीं लग रही है ना, इस चक्कर से रुके पड़े हैं। तो क्वेश्चन देखो बेटा, फोर्स दे रखा है 6I - 8J + 10K। फोर्स के बाद में तुम्हें एक्सेलरेशन दे रखा है √2 मीटर पर सेकेंड। तुमसे कहा है कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी। एक बॉडी है, इस बॉडी पर तुम्हें फोर्स दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, और तुमसे क्या पूछा है मास पूछा है। जल्दी बताओ फोर्स फार्मूला क्या होता है मास का। सर जी हम तो जानते हैं F बराबर,
तो m बराबर f अपॉन, सही है, m बराबर f अपॉन, सही है। अब क्या करें, f क्या है, f क्या है। देखो इसका क्वेश्चन को आंसर तुम दो तरीके से कर सकते हो, मैं दो तरीके से बता रहा हूँ। अगर तुम्हारे ऑप्शन में, ध्यान रखना, नहीं ऐसे रख दो, दो तरीके से, एक ही तरीके से छोड़ो। देखो बेटा, सबसे पहले f तुम्हें किस फॉर्म में दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म को अगर मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो अंडर रूट लगाऊं 6 का स्क्वायर प्लस j के अगले क्या है माइनस, उसके अगले क्या है k के अगले 10 का 6 छंग अट्ठू और 10 दाई 100। टोटल कितना आया बेटा, अंडर रूट 2, अंडर रूट। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या 2 गुणा 100 लिख सकता हूं सर। 100 का तो हो जाएगा 10 और 2 का तो अंडर रूट 2, यही तो मेरा फोर्स आया, ये मेरा क्या आया फोर्स। अब मास बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, यानी कि 10 अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट, तो आंसर क्या आया m का मान, यानी कि मास तुम्हारा आया 10 किलो। मास क्या आया 10 किलोग्राम, मास आया तुम्हारा 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम तुम्हारा इसका मास हो गया। इस टाइप से ये क्वेश्चंस आप लोगों की प्रेजेंट रह गई है। अरे जल्दी जल्दी लगाओ बेटा प्रेजेंट, हमारी भी घाटी में दर्द होने लगा बोलते हो। बोलो ना तो बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होती है। फार्मूला पूछें, फार्मूला पूछें। कल तुम्हारा बच्चों स्टार्ट होगा, कल तुम्हारा इम्पल्स स्टार्ट होगा, ठीक है। इम्पल्स के साथ में इम्पल्स पढ़ाएंगे, कल तुम्हें इम्पल्स के बाद हम पढ़ाएंगे फ्रिक्शन, और कोशिश करेंगे इम्पल्स और फ्रिक्शन के बाद में कल तुम्हारा किसी प्रकार से एनएलएम खत्म करें, क्योंकि एनएलएम के और जो 1-2 लेक्चर हैं, एनएलएम के जो 2 लेक्चर और हैं उनको हम लोग काइनेमैटिक्स में खत्म करेंगे, जो हमने तुम्हें प्रोजेक्टाइल नहीं पढ़ाया, प्रोजेक्टाइल मोशन है वो नहीं पढ़ाया, उसमें खत्म करेंगे। देखो जल्दी जल्दी रुक जाओ, तुम लोगों ने प्रेजेंट ही नहीं ले पाए पहले। हाँ कौन सा वाली है, एक पार्टिकल इज मूविंग विद सच एस इज इक्वल टू ये, अच्छा ये एस इज द मीटर इन द टी इज द सेकंड, द मिनिमम वेलोसिटी ओल्ड बाय द पार्टिकल। इसमें क्या है, पार्टिकल कितनी मिनिमम वेलोसिटी, उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो मिनिमम वेलोसिटी निकालने के लिए पहले ds ओवर dt, ds ओवर dt के लिए तुम्हारे पास में यहाँ पर क्या आ गया वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद में मुझे दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, dt ओवर dt एक्सीलरेशन आता है, तो 3 गुनी 6t माइनस, ये तो 0 हो गया। अब इसको करो 0, इसको क्या करो, इसको 0 करोगे तो तुम्हारा आएगा 60 माइनस, तो t की जगह अब हम तुम निकालोगे तो कितना आएगा, t की जगह कितना आएगा 2, t की जगह आएगा 2, क्योंकि मिनिमम की एक कंडीशन होती है कि हाँ वेलोसिटी नहीं पूछी, तो वेलोसिटी से अगले वेलोसिटी से अगले किसके पे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालने के बाद हम 0 करेंगे, और 0